अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की सख्ती के बाद अमेरिका से 205 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचाया जा रहा है। चुनावी वादे के मुताबिक ट्रंप अमेरिका में अवैध तौर पर जो प्रवासी रह रहे हैं उनके देश भेजने की बात वो पहले ही कह चुके हैं और अब उनको तमाम अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। अमेरिकी सेना का जो विमान है आज भारत के लिए रवाना हुआ है। विमान भारत के अमृतसर में उतरेगा। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद ये पहला विमान है जिसमें ऐसे भारतीय स्वदेश वापसी कर रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में वैध तरीके से एंट्री नहीं ली थी। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अमेरिका में न्यूयॉर्क और शिकागो की हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस प्रदर्शन का मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की सामूहिक निर्वासन योजना यानी मास डिपोर्टेशन प्लान का विरोध करना है। अपने चुनावी वादे के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपनी एजेंसियों को अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की खोजबीन के लिए लगा दिया है और ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रोसेस भी तेज कर दी है। मेक्सिको सहित और कुछ और देशों के साथ ही भारतीय अवैध प्रवासियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। सोमवार को यूएस एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर के लिए उड़ान भरी, जिसमें 205 भारतीय मौजूद हैं। आरोप है कि ये सभी भारतीय बिना दस्तावेज के अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका दौरे पर गए थे, उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उनके सामने उठाया था। इस पर भारत ने कहा था कि वो अपने ऐसे सभी प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो बगैर दस्तावेज या अधूरे दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। We have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been, open to their legitimate return to India. So it's not a position unique to the United States. I do understand right now that there is a certain debate going on and a resulting sensitivity which is there. राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाया है। देश भर में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए ट्रंप ने सेना की मदद ली है और जगह जगह गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 भारतीय भी हैं। भारत की ये पॉलिसी रही है कि यदि भारत का सिटीजन है तभी हम उसको वापस लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि साउथ एशिया से बहुत से लोग जो हैं वो उससे बचने के लिए कभी कह देते हैं हम भारतीय, कभी कहते हैं पाकिस्तानी, कभी बांग्लादेशी, श्रीलंका, तो इस तरह से एक बड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो इसलिए जो सिटीजनशिप है उसका एक बड़ा ज़रूरी है कि उसका वेरिफिकेशन हो कि भाई ये बात बिल्कुल सही हमारे भारतीय लोग ही हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ गए और भारत इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन अगर वो भारत आएंगे तो उनको भारत की, जैसे हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब ने कहा है कि वो भारतीय सिटीजन है, वो भारत आ सकते हैं। हालांकि पिछले महीने भारत सरकार ने कहा था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के मामले में वो हमेशा तैयार रहा है। भारत हमेशा माइग्रेशन और मोबिलिटी के फेवर में है। वो चाहता है कि जो हमारे सर्विसेज सेक्टर में हमारे इतने बड़े प्रोफेशनल्स वगैरह हैं उनके लिए एक्सेस होनी चाहिए, वहाँ पर मूवमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए लेकिन फ्री होना चाहिए। और इसके लिए हम माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बीच में भी डालते हैं और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा, जैसे देखें आप तो H-1B वीज़ा जो है उसको ज़्यादातर भारतीय ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारी पॉलिसी चलती रहेगी और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसल्टेशन होता रहेगा। जहाँ तक इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिको से हों या दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कहीं और से हों, उनको मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफ़ी एक्शन उनके पीछे लेगा। हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका में अवैध प्रवासी कौन है? अमेरिका में ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या कितनी है? अमेरिका में एक अवैध प्रवासी, जिसे अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट भी कहा जाता है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया है
लेकिन अगर ट्रंप की सख्ती जारी रहती है तो बाकी बचे लगभग 18,000 भारतीयों को भी अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान से दिवंगत हिंदुओं की अस्थियां अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर से भारत पहुंच गई हैं। ये अस्थियां करीब 8 साल से शमशान में रखी हुई थीं। परिजनों ने इन्हें गंगा में प्रवाहित करने का इंतजार था और ये तीसरी बार है जब विभाजन के बाद पाकिस्तान से हिंदुओं की अस्थियां भारत लाई गई हों। ये तस्वीरें अमृतसर के बाघा अटारी बॉर्डर की है। ये ग्रुप पाकिस्तान से चलकर लगभग 400 से अधिक दिवंगत हिंदुओं की अस्थियां लेकर भारत पहुंचा है। ये लोग इन अस्थियों को हरिद्वार के गंगा नदी में विसर्जित करना चाहते हैं। साथ ही महाकुंभ प्रयागराज जाकर पवित्र स्नान करने की इच्छा भी रखते हैं। ये अस्थियां करीब 8 साल से शमशान में रखी थी। परिजनों को इन्हें गंगा में प्रवाहित करने का इंतजार था। देखें, कुछ लोगों को जब वीज़ा नहीं मिलता तो कुछ निराश होते हैं, तो कुछ लोग फिर वैसे तो सनातन धर्म में मीठे पानी में ही किया जाता है, लेकिन वहाँ खारा पानी है क्योंकि समुंदर है वहाँ पर, तो कुछ लोग मजबूर होकर वो करते हैं वहाँ पर। लेकिन सबकी ये आस्था होती है कि हम गंगा मैया में ही विसर्जन करें। शहीदी पार्क से जो है इन्हें ले जाया जाएगा और रथ यात्रा की सूरत मिल जाएगा। हर जगह जगह पर जो है इनकी पूजा पाठ का कार्य रखा जाएगा, स्वागत करेंगे और इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम सती घाट पर जब हरिद्वार में पहुँचेंगे 22 तारीख को, वहाँ पर रीति धर्म अनुसार 100 किलो दूध की धारा में इन्हें विसर्जन कार्य कर दें। ये तीसरी बार है जब विभाजन के बाद पाकिस्तान से हिंदुओं की अस्थियां हिंदुस्तान लाई गई है। पहले 2011 और 2016 में भी अस्थियां लाई जा चुकी है। पाकिस्तान में कई हिंदुओं की इच्छा होती है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाए। उनके परिजन उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ऐसे में अस्थियों को मंदिरों में कलश में सुरक्षित रखा जाता है। जब पर्याप्त संख्या में कलश इकट्ठे हो जाते हैं तो भारत का वीजा लेने के बाद मृतक या उनके परिवार की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। भादों के महीने में ये अस्थियों का कार्य रहता है, तो इतनी समय तक ये 400 अस्थियाँ पड़ी रह जाती हैं। तो अगर वीज़ा हमें मिलता रहे तो ये अस्थियाँ जो हैं अपने सही समय पर जो है उनकी आत्माओं को शांति मिल सकती है। 4 धाम की यात्रा की अगर हमें इजाज़त मिलती रहे तो हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, उन सभी की आस्था है कि हम अपनी यात्रा ज़रूर पूरी करें, जो कि यात्रा जो है वो हिंदुस्तान में ही है। 2011 में 135 अस्थियाँ लाए थे जो कि शहीदियों की थी। फिर उसके बाद 2016 में लेके आए थे, वो 160 अस्थियाँ थी। लंबी यात्रा को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के पारंपरिक कलशों की जगह सफेद प्लास्टिक के जार का उपयोग किया जाता है, जिनमें लाल रंग के ढक्कन लगाए जाते हैं ताकि सफर के दौरान कोई नुकसान न पहुंचे। वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तान के हिंदू परिवारों को 30 दिन का वीजा दिया है, जिससे वे अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर सके और पाकिस्तान में आखिरी सांस पूरी करने वाले लोगों को भारत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आज तक ब्यूरो। मोगा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर ईंट भट्टे पर काम कर रहे 8 परिवारों के 14 पुरुष मजदूर, 11 महिला और 21 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है। ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जिन्हें करीब 10 महीने पहले अच्छा वेतन देने के नाम पर मोगा ले जाया गया था। हालांकि मजदूरों को उनका पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा था और उनसे बंधुआ मजदूरी की तरह काम लिया जा रहा था। जिनकी सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हरकत में आया। उसके बाद आयोग के निर्देश पर अभियान समिति और जिला युवा विकास संगठन की संयुक्त टीम ने जिला प्रशासन की मदद से कार्रवाई की और भट्टे पर काम कर रहे सभी मजदूरों को आजाद करवा लिया। जबकि भट्टा मालिक की डर से 2 परिवार पहले ही अपना सामान छोड़कर वहां से भाग गए थे, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं मजदूरों ने भट्टा मालिक पर 1000-2000 एडवांस देकर बिना वेतन दिए काम करवाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि भट्टा मालिक ने खुद पर लगे हुए तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने बंधुआ मजदूरों के परिवारों के बयान दर्ज कर लिए हैं और उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मालिक ही कहता था कि जो तुम्हारे मतलब मोना जितना तुम लगा लो, अभी मिलेगा नहीं पैसा, बाद में मिलेगा पैसा। ऐसी बात है। जब जरूरत तो अब है तो फिर हम कब मांगेंगे फिर पैसा। तुम बच्चे भी इधर काम करते हैं? जी करते हैं बच्चे काम। 5-5 साल के भी बच्चे काम करते हैं, 7-7 साल के भी, 10-10 साल के भी, 15 साल के भी, 16 साल के भी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑर्डर 31 जनवरी ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਗਾ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਡੀਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ कि जो कंप्लेंट की थी वो सच्ची झूठी है या की है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने रिटायर्ड लांस नायक के परिवार पर हमला कर दिया। इससे पूर्व सैनिक की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी और बेटी घायल हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF यानी कि द रेजिडेंट फोर्स ने ली है। अपने मैसेज में उसने फोर्स में काम कर रहे रिटायर्ड हो चुके सभी लोगों को धमकी भी दी है। चप्पे चप्पे पर नजर, गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी, हर उस जगह पर मोर्चाबंदी जहां आतंकियों को छिपे होने की गुंजाइश हो सकती है। सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह मुस्तैद है। तलाश है उन दहशतगर्दों की जिन्होंने वादी को एक नया जख्म दिया। कुलगाम में फिर गोलियां चलाई गई। एक रिटायर्ड सुरक्षा कर्मी को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से इसका हिसाब किताब किया जाना चाहिए। इसलिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान दिन रात जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के रिटायर्ड लांस नायक के घर पर हमला बोल दिया। बेहीबाग इलाके में ठीक मंजूर अहमद के घर के सामने फायरिंग हुई जब वो कार में बैठकर कहीं जाने की तैयारी में थे। इस हमले में पूर्व सैनिक शहीद हो गए। उनकी पत्नी और बेटी का श्रीनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मंजूर अहमद का इतला जो न्यूज़ आ गई, बेहीबाग में एक सैड न्यूज़ आ गई, तो पता चला कि मंजूर अहमद को किसी ने शूट आउट किया अपने ही घर के सामने। 3 फायर लगे उसको, उसकी बीवी के टांग पे 1 फायर लगी है। तो मंजूर साहब एक ऑनेस्ट पर्सन था। इसके घर में इसकी बीवी थी और 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। तो जब भी कोई काम करता था मंजूर अहमद अपनी सिचुएशन के हिसाब से करता था। बड़ों के साथ बड़ा, छोटों के साथ छोटा, बिल्कुल एक ऑनेस्ट बंदा था। किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, एक अच्छा बंदा था। बट जो न्यूज़ आ रही है मंजूर साहब इस दुनिया से निकल गए, ये हमारे गाँव के लिए दुख भरी कहानी है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने ले ली है। अपने मैसेज में उसने फोर्स में काम कर रहे या फिर रिटायर हो चुके सभी लोगों को धमकी दी है। TRF अब अपनी बौखलाहट में पुलिस या टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को टारगेट करने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी को निशाना बनाया है। इससे पहले भी दक्षिण कश्मीर के इलाकों में आतंकवादियों ने कुछ सैन्य जवानों का अपहरण किया था जो बाद में मृत पाए गए। अगर जनवरी महीने की ही बात की जाए इस साल की, तो कई सारी आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई हैं। सोपोर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ, जबकि आतंकी मुठभेड़ की जगह से भागने में कामयाब रहे। वहीं जैश के कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को दक्षिणी कश्मीर से गिरफ्तार किया गया और उस बीच अब सोमवार के इस आतंकी हमले ने कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर सरकार के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि लोकल नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहे आतंकियों की तलाश करना और उन्हें पूरी तरह खत्म करना एक चुनौती है। जम्मू कश्मीर में बदलते और बेहतर होते हालात से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों में छटपटाहट है। सीमा पार से वो लगातार साजिश बुन रहे हैं और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवान भी दहशतगर्दी पर आखिरी वार के लिए पूरी तरह तैयार है।